Hello friends, welcome back to BFSC Fisheries online class. In this class we will talk about the trade barriers in seafood industry. मतलब अगर हम लोग किसी चीज़ को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो जो ट्रेड बैरियर्स लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट लगाती है ट्रेड बैरियर्स, उसकी बात हम लोग करेंगे आज। उसके टाइप्स को देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि वो ट्रेड बैरियर्स है क्या। तो हम लोग देखते हैं कि ये ट्रेड बैरियर्स हो सकता है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो या फिर एक थ्रेट्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये ट्रेड बैरियर्स आखिर क्यों किया जाता है। तो ट्रेड बैरियर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। इन्फेंट इंडस्ट्री का मतलब होता है वो कंपनी जो अभी न्यूली जनरेट हुई हैं वो, या फिर ये डोमेस्टिक सरप्लस प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी शुरू हुई है तो उसको कुछ कुछ पैसा चाहिए होता है उस इंडस्ट्री को शुरू करने में। ऐसे में तो ये सारे हुए जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट एज अ ट्रेड के समय जब शुरू करते हैं हम लोग। तो फिर होता है कंज्यूमर सेफ्टी के लिए ये ट्रेड बैरियर्स होता है, और साथ में नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ट्रेड बैरियर्स होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेड बैरियर्स, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि GATT जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड, सबसे पहले में ये आया था जिसमें कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए और बहुत सारे नेगोशिएशन हुए उसके लिए। और उसके बाद फिर 1994 में उरुग्वे राउंड में GATT को, यानी जनरल ट्रेड जो एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड है, वो फिर स्टैब्लिश हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर हम लोग अभी की बात करें, क्योंकि अभी पैंडमिक से बहुत 2 साल से लोग गुजर रहे हैं, तो इसमें जो कंट्री है वो एक्सपोर्ट्स ऑफ मराइन प्रोडक्ट फेल 10.88% टू $, 5.96 बिलियन। तो पहले क्या था और अब का रेशियो क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ट्रेड बैरियर इम्पैक्ट क्या करता है। जो ट्रेड बैरियर है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं। जैसा कि अभी हम स्टार्टिंग में बताएं, ये चैलेंजेस जो इंडियन फिशरीज ट्रेड देख पा रही हैं वो चैलेंजेस है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे 6.7 मिलियन पीपल का लाइवलीहुड फिशरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। जो चैलेंजेस फेस कर रही है इंडियन फिशरी सेक्टर वो है नामा, दैट इज़ नॉन टेक्निकल बैरियर और टेक्निकल बैरियर, subsidies, anti-dumping, sanitary, photo-sanitary measures and domestic trade and free trade agreement। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो आज के लिए है वो है बस ट्रेड बैरियर्स और इसके टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। तो टैरिफ बैरियर्स सबसे पहले ये इंडियन एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी 2002 और 2007 में एक्सेप्शन के था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। ये एक टैक्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है कि अगर हम लोग कभी कोई चीज़ प्रोडक्ट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उसके लिए कस्टम ड्यूटी या टैक्स लगाती है, जिससे कि इसका बैलेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बना रहे। हम लोग अनलिमिटेड कोई भी चीज़ नहीं खरीद सकते, ना हम लोग अनलिमिटेड कोई भी चीज़ बेच सकते हैं। तो उसके लिए सरकार टैक्स लगाती है, इसलिए क्योंकि हम लोग उस पे सीमित रख सकें उसको, मतलब कोई भी चीज़ एक्सेस में ना हो। इससे क्या होगा कि बैलेंस बना रहता है। तो इसलिए ये टैरिफ बैरियर्स हैं। तो ये लेकिन हमारा जो इंडिया है वो स्टिल लिस्ट ऑफ Annex 1 ऑफ EC का डिसीजन, दैट इज़ 1997 to 76 amended by 991-1361 EC। तो इसके अंतर्गत आता है हमारा इंडिया, जिसमें कि सी फूड बैरियर्स जो लगाए जाते हैं मेनली वो उतना नहीं लगाया जाता, क्योंकि हमारी कंट्री जो इंडिया है
वो GSP दैट इज़ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंतर्गत आती है। इससे क्या होता है कि ये उसमें उन कंपनियों को उन कंट्रियों को रखा जाता है जो कि अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्री हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि उसमें उतना टैक्स नहीं लगाते वे देश जो कि उसमें से इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक्सपोर्ट वर्दी हम लोग में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है सी फूड में, जो कि प्रोसेसिंग फैसिलिटी में EU नॉमिनेटेड इंस्पेक्शन एजेंसी जो होती है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, वो लगाता है एक्सपोर्ट वर्दी सर्टिफिकेशन, जिससे ये तय किया जाता है जब हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़ को, तो वो जितने भी मतलब वो जो हम लोग चाहते हैं वो सारे क्राइटेरिया को वो फॉलो कर रहा है। तो ये टैरिफ रेट जो है जापान का 4.1% है इंडिया के लिए, जो कि US है वो थर्ड बिगेस्ट मार्केट है इंडियन सी फूड का, वो 1% टैरिफ ड्यूटी लगाता है। अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वो बिगेस्ट इम्पोर्टर है, और फिर उसका एवरेज टैरिफ ड्यूटी 10.2% है। जो GSP है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, मतलब उसमें वैसे कंट्री को रखा जाता है जिसमें जो अब तक उतना डेवलप नहीं हो पाया है, वैसे दे आर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, तो उसमें इंडिया को रखा गया था। इसलिए इसमें जो सी फूड के लिए जो हम लोग लगाते हैं टैक्स, उसमें उतना टैक्स नहीं पे करना पड़ता। MFN मोस्ट फेवर नेशन, हम लोग इसमें कहेंगे ये इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है टैरिफ के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि नॉन टैरिफ बैरियर क्या क्या है। जैसे कि हम देखें कि गवर्नमेंट जो है टैरिफ बैरियर लगाती है, वो गवर्नमेंट लगाई, लेकिन जो नॉन टैरिफ बैरियर है वो गवर्नमेंट नहीं लगाती। इसमें गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि लगाए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं उस समय। इसमें क्या होता है कि जो मेन अगर हम लोग सी फूड की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन 17 अगस्त 2001 में लिमिट लगाया था एंटीबायोटिक्स, पेस्टिसाइड्स या हैवी मेटल रेसिड्यूज के लिए सी फूड प्रोडक्ट में। तो इसमें मेनली जो कार्सिनोजेनिक एंटीबायोटिक्स है जैसे नाइट्रोफ्यूरन या क्लोरामफेनिकोल, या फिर कोई भी बैक्टीरियल इनहिबिटर जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड्स और मैक्रोलाइड्स, ये सारे को रेस्ट्रिक्ट किया गया था। मतलब कि अगर ऐसा प्रोडक्ट पाया जाएगा सी फूड में तो फिर उसको बाहर की कंपनियां या परचेज़ नहीं करेंगी। तो ये सारे होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो इसमें अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें सब्सिडी लगाई जाती है, और भी हम लोग बात करेंगे उसके टाइप्स का अलग उसके लिए है। और इसमें क्या है कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ISO 9000 में, दैट इज़ अ बिगनिंग टू इमर्ज एज अ मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये अगर सर्टिफिकेशन किसी गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करती है किसी भी तो कंट्री को, तो वो उसके लिए एक प्रिविलेज हो जाता है, क्योंकि ये नॉन टैरिफ मतलब अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये एक ड्यूटी है। मतलब अगर हम लोग बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की, तो इंडिया में एक्सपोर्टर्स को ISO 9000 के अंतर्गत स्पेसिफिक इंपोर्ट लाइसेंस यानी SIL प्रोवाइड किया जाता है बिगनिंग में ही। मतलब अगर इसको SIL के अगर उसको प्रोवाइड किया गया तो वो अप टू 5% ऑफ FOB वैल्यू होगा, जिसमें सर्टिफिकेशन ISO 9000 प्रोवाइड करता है। तो वो कंट्री बिगनिंग में ही इमर्ज होती है एज अ मेजर इंडस्ट्री, मतलब वो एक मेजर इंडस्ट्री हो जाती है जैसे इंडिया, क्योंकि इसको हम लोग स्पेसिफिक इंपोर्ट लाइसेंस पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। मतलब इंपोर्ट के समय ही ये चीज़ देखा जाता है कि वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं है या नहीं, मतलब पहले ही टेस्टिंग हो जाती है। तो ये हुआ नॉन टैरिफ बैरियर्स। फिर हम लोग देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये मतलब उसके टाइप्स के बेसिस पे है कि टैरिफ बैरियर जो होता है इसमें स्पेसिफिक ड्यूटी होता है। मतलब कि अगर
जो भी आइडेंटिफाइबल कैरेक्टर्स है जैसे वेट, वॉल्यूम, लेंथ, नंबर, इन सारे के लिए जो भी गुड्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी एक स्पेसिफिक ड्यूटी होती है। तो ये वेट, वॉल्यूम और लेंथ के बेसिस पे होता है। जो एड वैल्यूरम ड्यूटी है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये बेस्ड होता है अगर हम लोग कोई भी FOB प्राइस या CIF के बेसिस पे होता है। और अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए परसेंटेज ऑफ वैल्यू होता है, मतलब एक स्पेसिफिक लेवल पे ही हम लोग कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो उसको उसके मतलब उसके वैल्यू के बेसिस पे चार्ज किया जाता है कि हम लोग कितना वैल्यू में वो चीज़ खरीद रहे हैं। तो ये हुआ एड वैलोरम ड्यूटी। और एंटी डंपिंग का मतलब होता है कि अगर हम लोग लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ को बेच रहे हैं लेकिन वहाँ फॉरेन कंट्री वाले उसमें लोअर प्राइस लगा रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोर्टिंग जो गवर्नमेंट होती है, इम्पोर्टिंग कंट्री होती है, वो एक कस्टम ड्यूटी लगाती है जिससे कि उसका रेट हाई हो जाता है और वो कंपटीशन को फेस करने लगता है। फिर होता है काउंटर एक्टिंग ड्यूटी, जिसमें चार्ज जो भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं इन कंट्री को, वेदर मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर, उसको हम लोग पे करते हैं उसके लिए। तो इस तरह हुआ काउंटर एक्टिंग ड्यूटी। उसी तरह ऑल्टरनेटिव ड्यूटी, कंपाउंड या मिक्स ड्यूटी या सीजनल ड्यूटी, ये सारे ड्यूटीज़ आते हैं टैरिफ बैरियर्स में। लेकिन अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर की बात करें तो उसमें कोटास दिए जाते हैं। फिर फॉरेन ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कंज्यूमर फॉर्मेलिटी होती है या स्टेट ट्रेडिंग होते हैं। तो ये सारे हुए। कोटास रेस्ट्रिक्शन होता है जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़ विच वुड बी अलाउड टू इम्पोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि इसमें एक हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि हम लोग इतना ही चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए कोटा होता है। उसी तरह सब्सिडी होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शन होता है जिसमें कंट्रोल किया जाता है नंबर ऑफ़ डेवलपिंग कंट्री को। तो इस तरह ये सारे बैरियर्स होते हैं जो कि गुड्स को रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी भी दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने पे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक then please do like the channel and then please subscribe. Thanks for watching.